नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख का। जी हाँ, मैं हूँ विपुल सिंह और क्या दिन है आज का। क्या शानदार रिकवरी देखने को मिल रही बाजार में और इस समय बाजार दिन के नए उच्चतम स्तर बनाता हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संकेत पॉजिटिव रहे। डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से जो कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ की बात हुई थी उसको फिलहाल के लिए 1 महीने के लिए टाल दिया गया है और इस बात से रिकवरी अमेरिका में देखने को मिली लोअर लेवल से, और उसके बाद से एशियाई बाज़ारों में तेज़ी और अब भारतीय बाज़ार में शुरुआती तेज़ी के बाद वो तेज़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 23,631 का आपसे थोड़ी देर पहले हाई लगा है और उसी के इर्द गिर्द जो है इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ 263 अंकों की मजबूती, करीब 1.25% ऊपर इस समय बाजार निफ्टी जो है वो ट्रेड करता हुआ 23,624 23,625 का स्तर देखने को मिल रहा है। तो 23,600 के पार हो चुका है निफ्टी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस समय पूरी तरीके से बुल्स के पक्ष में। 1786 शेयर एनएससी पर ऐसे हैं जो बढ़ के कामकाज कर रहे हैं। 875 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है और आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स निफ्टी में किस तरीके की तेजी, करीब 1.25% के आसपास की बढ़त, और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी तेजी बनी हुई है। हालांकि वैसी तेजी नहीं है जैसे कि मेजर इंडाइसेस में है, लेकिन जहां पे सबसे ज़्यादा पिटाई हुई थी वहीं पर सबसे ज़्यादा रिकवरी। पीएसयू इंडेक्स 2% ऊपर, बैंकों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और वहां पर करीब 0.25% के आसपास की मजबूती इस समय बीएससी बैंक एक्स में देखने को मिल रही। 56,858 का स्तर बना हुआ है। जिन शेयरों में पिटाई हुई थी उसमें बीएल आज ऊपर है, बैंकों में इंडसइंड बैंक ऊपर है, एलएनटी जो है हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। टॉप गेनर्स में एशियन पेंट, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, ये वो तमाम शेयर शामिल हैं जिनमें कि आज हम देख रहे हैं सकारात्मक रुझान इस समय बना हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, एक्सिस बैंक में मजबूती बनी हुई है। दबाव थोड़ा सा देखने को मिल रहा है ब्रिटानिया, आईटीसी होटल्स, टाइटन, ट्रेंड जैसे शेयरों में, जहां पर कि हमने पिछले 2 दिनों के अंदर मजबूती देखी थी बजट और बजट के बाद, तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। जोमेटो आप देख सकते हैं 2.5% नीचे, नेस्ले में 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस बाजार में करना क्या चाहिए? क्या ये रिकवरी सस्टेन करेगी या नहीं? ये रिकवरी क्या एग्जिट का एक मौका दे रही है या यहाँ से फ्रेश बाइंग करनी चाहिए? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके उत्तर जो है इस कार्यक्रम में हम तलाशते हुए दिखाई देंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे। अंशुल जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे आज के खास मेहमान। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बजट के बाद थोड़ा सा दबाव बढ़ रहा था डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, लेकिन आज जो है हम देख रहे हैं कि शानदार रिकवरी। इस रिकवरी को कैसे पढ़ा और देखा जाए सर? नमस्कार विपुल जी, नमस्कार। आप म्यूट है सर। माइक चेक। जी जी जी, बताइए सर जी। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, धन्यवाद बुलाने के लिए। देखिए, मार्केट में तेजी है और तेजी बनी रहेगी। बस एक ही प्रॉब्लम है, लास्ट वीक का हाई वहां पे आके अभी बैंक निफ्टी अटकती हुई दिख रही है और फेलियर भी बैंक निफ्टी की वजह से आया था। आज की मूव भी बैंक निफ्टी की वजह से आई है। अब उसमें बाकी हेवीवेट्स साथ देना स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस वीक का हाई था, एग्जैक्टली आपको बता दे रहा हूँ, प्रीवियस वीक का हाई था 50,009.5, यानी 50,010 पकड़ लीजिए। 50,010 के ऊपर जैसे बैंक निफ्टी स्पॉट सस्टेन करना स्टार्ट करेगी, एक लेग ऑफ अपमूव अभी मिलेगा 50,400 तक, और फिर 50,400 अगर हम निकाल लिए तो 51,600 तक की अपमूव रहेगी। आपको याद होगा लास्ट वीक से मैं बुलिश था, मेरे हिसाब से बॉटम बन गया था और जो गैप अप ओपनिंग मिली थी उसके बाद से तो और कंफर्मेशन हो गई थी कि यहाँ पे अब मंदी एटलीस्ट जो शॉर्ट्स हैं वो ट्रैप्ड है। शॉर्ट्स को किसी भी तरह का फॉलो थ्रू मूव लेना है या अपनी डाउन साइड प्रोटेक्ट करना है तो बस यही आखिरी लेवल था 49,600 49,700 का, वो लेवल नहीं प्रोटेक्ट कर पाए। तो अब ब्रेकआउट लेवल बनता है 50,010 का। जैसे इसके ऊपर सस्टेन करेंगे 50,400 51,600। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने निफ्टी से शुरुआत ना करके बैंक निफ्टी से शुरुआत की थी। उसकी वजह ये है जी कि इस समय बैंक निफ्टी में रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है और निफ्टी उसको फॉलो कर रहा है, इसलिए आपको बैंक निफ्टी पे ज्यादा ध्यान रखना है कंपेयर टू निफ्टी। अब आते हैं निफ्टी के लेवल्स पे, वो भी प्रीवियस वीक हाई पे आके अटका है। 23,600 605 का लेवल निकलना बहुत जरूरी है। जैसे ही निकलेगा मेरे हिसाब से, मेरे को अगले 15-20 दिन में अगर मतलब फरवरी तक की बात करें तो मेरे हिसाब से 24,200 तक के टारगेट बहुत आराम से निफ्टी को अचीव कर लेना चाहिए। लेकिन इसमें अगर बैंक निफ्टी विलन नहीं बनता है तो, क्योंकि अभी परसों जब बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया था
कल फेलियर हो गया था, उसकी वजह थी बैंक निफ्टी, आज उसको वापस रीगेन किया है तो उसकी वजह है बैंक निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी आइडियल कोर्स पे चलती है तो निफ्टी भी 24,200 बहुत आराम से कर लेगी। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे बुलिश हूँ। ठीक सर, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे ही बुलिश है। सर ये तेज़ी कितनी आगे तक जाती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए सर, ईमानदारी से बात करें या मतलब जिसको कहते हैं ट्रेडर्स की गट फील, मेरे हिसाब से ये रैली ऑल टाइम हाई निकाल देगी। ओह, चलिए तो अच्छी बात है। मगर तो ये जो सेक्टर्स, मगर इसमें सर जी, मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चलेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये रैली लार्ज कैप्स की है और लार्ज कैप्स में रहेगी। मिड कैप स्मॉल कैप इधर उधर पुल बैक दे देंगे, अलग बात है, बाकी मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चलेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चलेंगे। तो अगर आपकी पोजीशन वहाँ पर है तो क्या निकल रहे हैं, लॉस बुक कर लें सर जो लोग फंसे हुए हैं? और देखिए, अभी तक लॉस बुक नहीं किया है तो अभी थोड़ी सी रैली आना स्टार्ट हुई है, एक आध दो दिन 3 दिन रुकना चाहिए, उसके बाद कहीं भी लॉस बुक करना या पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट करना चाहिए। फिलहाल के लिए तो अभी लग रहा है कि रैली 2-3 दिन मिड कैप स्मॉल कैप में भी बाउंस, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी में रैली और मिड कैप स्मॉल कैप में बाउंस बैक, ये अगले 2-3 दिन कंटिन्यू रहना चाहिए। चलिए ठीक सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवालों की झड़ी लगी हुई है, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। पहला प्रश्न विवेक सक्सेना महादेव जी का है, कह रहे हैं कि विपुल सर हर हर महादेव, हर हर महादेव सर आपको भी। और कह रहे हैं आते ही वापस पोर्टफोलियो अच्छे होने की उम्मीद अब जग गई है आपके वापस आते ही। थैंक यू सर इतना भरोसा जताने के लिए, लेकिन बाज़ार हम सबसे ऊपर है और वो अपनी दिशा चलता है। इनका प्रश्न दो शेयरों पर है और दोनों ही पीएसयू हैं सर। वहाँ पे ज़्यादा सवाल आते हैं, आरवीएनएल और एसजीवीएन। आरवीएनएल को लेकर के इन्होंने 525 पे ले रखा है और एसजेवीएन 108 से हैं। कह रहे हैं फंस गया हूँ यहाँ पर बुरी तरह, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो एसजेवीएन, पहले तो आरवीएनएल पे बात कर लेते हैं सर। रेलवे पे उम्मीद थी, वो बजट में पूरी नहीं हुई, उसके बाद से हमने एक दबाव देखा। आज भी रिकवरी नहीं है, बहुत सारे पीएसयू शेयरों में रिकवरी है, लेकिन आरवीएनएल जो है अभी दबाव में है, 400 के आसपास है। 125 रुपये पर शेयर का नुकसान इनको यहाँ पर हो रहा है। पहली टिप्पणी आरवीएनएल पे सर, क्या करना चाहिए? देखिए, आरबीएनएल कुछ ज्यादा ही दबाव में है, क्योंकि ये टूटा भी कम था बाकी शेयरों के मुकाबले और अब टूटना स्टार्ट किया है। इसने गैप के साथ 423 का सपोर्ट तोड़ दिया है। तो जो लॉन्ग टारगेट्स जो हम डिस्कस करते आ रहे थे 311 के, अब ये उस तरफ बढ़ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी रिकवरी है, तो हो सकता है 1-2 दिन में ये थोड़ा सा रिकवर करे, 423 430 तक जाए। बट ओवरऑल अगर 3 से 4 महीने का व्यू पकड़ें तो ये 311 रुपये आते हुए दिख रहा है, तो ये स्टॉक मेरे को एक्सट्रीमली वीक लग रहा है। दूसरा एसजेवीएन, यहाँ भी 99 के नीचे सस्टेन कर रहे हैं, तो 79.9 का इमीडिएट टारगेट ओपन होते हुए दिख रहा है। और मोस्ट लाइकली जो 80 रुपए का टारगेट है शायद प्रोटेक्ट ना कर पाए। तो एक बार के लिए क्या इन दोनों में लॉस बुक करें सर, कि अभी वेट करना चाहिए सर? 2 से 3 दिन वेट करना चाहिए। एसजेवीएन प्रोबेबली 99-99.5 मिल सकता है। अगर वो निकाला तो पुल बैक थोड़ा सा और एक्सटेंड करेगा, एक 5-7-10 रुपए। बट 99 के आसपास अगर रिजेक्शन लेता है तो इमीडिएटली निकलना चाहिए। नीचे में कहीं भी 80 रुपए तक के टारगेट मिल जाएंगे। ठीक है, नीचे 80 रुपये तक आ सकता है एसजेवीएन का शेयर। चलिए इस बीच मोहित जी का प्रश्न ले लेते हैं। मोहित जी परेशान हैं इरीडा को लेकर के, 225 पे लेकर के रखा हुआ है। कह रहे हैं क्या मुझे और ऐड कर लूँ यहाँ पर? 700 शेयर इन्होंने ले रखे हैं इरीडा के। और अभी अगर हम देखें तो ये तमाम वो शेयर हैं जहाँ पर लोग नुकसान में बैठे हुए हैं। 3% के आसपास की आज रिकवरी है, 191 192 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर इनको करीब करीब 30 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है। रिकवरी में क्या सर इनके भाव के आसपास आ सकता है? 221 पे लिए हुए हैं। देखिए, ना सिर्फ इनका भाव आ जाएगा 221 रुपए का, बल्कि उससे काफी ऊपर भी निकल जाएगा स्टॉक। इमीडिएट बेसिस पर मेरे को 230 रुपए तक का ट्रेड दिख रहा है, और 230 निकालता है तो फिर ये अपना 310 रुपए का टारगेट टेस्ट करने के लिए जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, केवल थोड़ा सा समय दीजिए, नजरिया थोड़ा सा लंबा कीजिए, क्योंकि ये वो सरकारी कंपनी वाला स्टॉक है, और आपको पता है सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारियों में स्पीड का कितना डिफरेंस होता है। तो थोड़ा स्लो चलेगा, बट 230 और 310 दो टारगेट आराम से मिलेंगे। बड़े आराम से मिलेंगे। तो सर जब ये इतने ऊपर तक जा रहा है तो क्या फ्रेश एंट्री भी कर लें क्या 190 के आसपास? बिल्कुल करना चाहिए सर। 186 187 रुपए बहुत बढ़िया था एंट्री करने के लिए। अगर कोई नहीं कर पाया है तो करंट मार्केट प्राइस से भी एंट्री कर सकता है। ऊपर में आराम से आपको समवेयर अराउंड 230 और फिर 310 ये टारगेट मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। अर्पो तरफदार साहब कह रहे हैं सर आप मेरा क्वेश्चन ही नहीं लेते हैं। कैसी बात कर दी आपने, बिल्कुल आपका सवाल लिया जाएगा।
आपका सवाल है बायोकॉन में फ्रेश एंट्री के लिए। बायोकॉन में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, ये क्या करना चाहिए? फार्मा सेक्टर के अंदर एंट्री, फ्रेश एंट्री के लिए सलाह है। आज 1.5-2% के आसपास की मजबूती बायोकॉन के शेयर में देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में 3-4% का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर दिया है, बाकियों के मुकाबले तब भी ठीक है। काफ़ी टूटे हैं लोग, काफ़ी टूटे हैं शेयर। आपकी टिप्पणी क्या होगी बायोकॉन को लेकर सर? देखिए, बायोकॉन अच्छा लग रहा है। अगर आपका नजरिया 6 महीने से 1 साल है तो बायोकॉन बिल्कुल आप होल्ड करके रख सकते हैं। ऊपर में कहीं भी 425 450 तक के टारगेट मिलेंगे। स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में है तो टारगेट डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। जब तक स्ट्रक्चर में कोई ब्रेक ना आए, स्टॉक से टारगेट लगा के एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि वॉकहार्ट फार्मा आपको याद होगा, जब चलना स्टार्ट किया 300 रुपए से तो सीधा 1400-1500 रुपए तक भाग गया था। जो भी टारगेट लगाए वो जल्दी निकल गए। तो आई वुड सजेस्ट टारगेट मत लगाइए, एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए 320 रुपए का फिलहाल। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट है। धीरे धीरे करके स्टॉक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में है तो रिवाइज होता जाएगा स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ। बट ओवरऑल मेरे को हमने अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसको सजेस्ट किया है बाय करने के लिए। पूरा जो बैलेंस शीट है और जो सेल्स ग्रोथ और नई दवाइयाँ इनकी आ रही हैं, सब मिला के हमको लग रहा है कि 700 रुपए का स्टॉक है। 370 पे ट्रेड कर रहा है। थोड़ा समय देंगे तो 700 रुपये मिल जाएगा। तो लंबा समय अगर आप देते हैं तो यहाँ पे 700 रुपये तक के भाव जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो ये सलाह जो है निकल करके आती हुई बायोकॉन को लेकर के। अमित जी हैं हमारे साथ, अगले दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं अमित जी? कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ और मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ सर इस समय। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। नवाबा शहर से आप बोल रहे हैं, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? जी जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि अनंत राज है मेरे पास 100 शेयर हाँ, और 625 की रेंज पे। 625 पे आपने लिए हैं, कब तक होल्ड कर सकते हैं सर आप? सर 6 महीने कम से कम। और एक एबी भी लिया है सर, मैंने आज ही लिया है। अच्छा, वो 20 शेयर है सर मेरे पास। एबीबी आपने आज ही लिया है, अच्छा ठीक है। चलिए पहले अनंत पे पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। इसी हफ्ते फ्राइडे को सर रेट कट भी होना है। ये शेयर टूटा था बुरी तरीके से रिजल्ट के आसपास, और एक महीने में करीब 32-33% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर ऑलरेडी जो है देखने को मिल रहा है। इनको लॉस हो रहा है, क्या करना चाहिए? और फ्राइडे को रेट कट होना है, क्या उसको ध्यान में रखते हुए होल्ड करना चाहिए? आपकी क्या सलाह होगी अनंत राज पर? देखिए, अनंतराज में 648 प्रोटेक्ट नहीं हुआ है तो 500 रुपए का टारगेट खुला है। तो स्लो एंड स्टडी है, मेरे को 500 रुपए आते हुए दिख रहा है। 2 दिन में मौका मिला था पुल बैक का, अब कल भी पिटा है, आज भी पिट रहा है और मोस्ट लाइकली 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता 10 दिन में पिटा के 500 रुपए का अपना टारगेट कंप्लीट कर देगा। तो स्टॉक में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। स्टॉक में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही। एबीबी आज लिया है, नज़रिया पूछना मैं भूल गया, शॉर्ट टर्म का है कि लंबी अवधि का? एबीबी होना चाहिए इनके पास या नहीं, क्योंकि आज ही लिया हुआ, ज़्यादा नुकसान में नहीं होंगे? देखिए, एबीबी अगर आज लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टॉक में एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो 34 दिन में 36% की पिटाई हुई है। तो यहाँ से पुल बैक ले सकता है। पुल बैक का टारगेट 6080 का है। तो 6080 पे अपनी प्रॉफिट बुक करके, बल्कि 6000 के आसपास ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। वो उससे ज़्यादा खींचे ना, क्योंकि नेक्स्ट लेग में जब ये गिरेगा तो 4300 रुपये तक नीचे आ सकता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं आज अंशुल जी के चेहरे पे विशेष चमक है, कोई खास कारण सर? मतलब हाँ, ये बात मैंने गौर नहीं की आपके चेहरे पर, वाकई में आज कुछ विशेष मतलब चमक आ रही है। कारण क्या है सर इसके पीछे? सर आजू बाजू वालों ने जबरदस्ती करके ये इस टाइप की 2-3 लाइटें लगवा दी हैं। ओहो हो, चलिए, नहीं सर, बढ़िया। और ये मतलब जो चेहरे पे जो चमक आ रही है आपके, अब वो प्रकाशमान हो रहे हैं आप पूरी तरीके से, बहुत शानदार सर। ये है मतलब धीरे धीरे जब से आप नोएडा से गए हैं तो मतलब परिवर्तन जो है वो दिखाई दे रहा है। दिल्ली का रंग चढ़ रहा है सर आपके ऊपर। सही बात है सर, अभी तक तो बॉम्बे का रंग चढ़ा था, अब दिल्ली का रंग चढ़ रहा है। नहीं, बहुत अच्छी बात सर। चलिए, इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और हिमांशु शर्मा जी कह रहे हैं, नमस्ते विपुल जी। नमस्कार आपको भी, कह रहे हैं वेलकम बैक ऑन एयर। थैंक यू हिमांशु जी, कह रहे हैं ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू प्लेटफॉर्म। बैंक ऑफ बड़ौदा 150 शेयर ले रखे हैं 260 के रेट में, कह रहे हैं अंशुल जी की क्या सलाह है, बता दीजिए, धन्यवाद। तो अंशुल जी की सलाह, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसयू बैंकों को लेकर के बहुत लोगों के सवाल आते हैं, हालांकि इनका दिग्गज बैंकों पे सवाल है। बहुत लोग को छोटे शेयरों में फंसे हुए हैं क्योंकि उनकी टिकट साइज़ छोटी होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करना चाहिए सर? 2.5% ऊपर, और ये भी रेट कट से प्रभावित होने वाले शेयर हैं, जो कि शुक्रवार पर को फैसला होना है 7 तारीख को। निगाहें हम लोगों की भी लगी हुई हैं कि कमेंट्री में क्या निकल के आता है।
आपकी टिप्पणी क्या है? और वैसे सर आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना जो है ब्याज दरों में कटौती हो सकती है? और देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा से शुरुआत करते हैं। 230 आपको याद होगा, मैंने बताया था कि 230 टूटने के बाद स्टॉक में बहुत ज्यादा कोई सपोर्ट बचेगा नहीं। 182 का टारगेट खुल जाएगा। तो फिलहाल पुल बैक मोड में है। 219 से 230 मेजर रेजिस्टेंस जोन है, इसमें एग्जिट कर लेना चाहिए। नीचे 182 183 आते हुए दिखेगा। और जहां तक आरबीआई की बात है, मैंने जो लास्ट ईयर टैक्स भरा है उस पैसे से चाय और बिस्किट आएगी, चाय बिस्किट एंजॉय करेंगे और घर चले जाएंगे, करेंगे कुछ नहीं। इस पॉलिसी में तो कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है, बस मेरे पैसे का चाय बिस्किट खाएंगे और चले जाएंगे। चलिए ठीक है सर। इस बीच जायद अली साहब का सवाल ले लेते हैं। और इन्होंने जुपिटर वैगन ले रखा है, कह रहे हैं कि 1 साल होल्ड कर सकता हूँ, क्या मुझे मेरा प्राइस मिल पाएगा? 570 पे ले रखा है जुपिटर वैगन। तो ये रेलवे वाले शेयरों पे थोड़ा सा जो दबाव बढ़ा है उसकी वजह से थोड़े से ये परेशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 200 रुपये से ऊपर का लॉस पर शेयर इनको हो रहा है, काफ़ी ऊपर ले रखा है। 350 पे आ गया सर, और अपने हाई से मतलब आधे से ज़्यादा करेक्ट 100 मतलब ठीक ठाक करेक्शन, 750 का हाई लगाने के बाद अब 350 पे। क्या सजेशन रहेगा जुपिटर वैगन पे, जबकि रिजल्ट अच्छे आए थे इसके, ठीक थे? देखिए विपुल जी, आपको याद होगा लास्ट टाइम भी मैंने मतलब लास्ट बजट से मैं कहते आ रहा हूँ कि इन सब स्टॉक से निकलिए। अपने हाई से 50 से 80% तक करेक्ट हो जाएंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ है। 50% ऑलरेडी आ चुका है। अभी धीरे धीरे करके 80% डाउनसाइड अपने ऑल टाइम हाई से दिखा सकते हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है। लास्ट वीक में बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम के बार्स रहे थे और सेलिंग क्लाइमैक्स काइंड ऑफ सिचुएशन दिख रही है। 350 445 और 354 ये दो टारगेट थे हमारे, दोनों अचीव हुए। यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है 420 तक, वो मैं रूल आउट नहीं करूंगा कि 420 तक पुल बैक आ सकता है, बट इवेंचुअली वो जब पुल बैक खत्म होगा तो 354 टूट के 299 रुपए तक की डाउनसाइड स्टॉक में आराम से बन सकती है। तो मेरे को ये स्टॉक अभी यहाँ से 299 नहीं लग रहा है। पुल बैक 40-50 रुपए लेता है, 40 रुपए, तो उसके बाद 299 रुपए आते हुए दिख रहा है। तो पुल बैक में कहीं भी एग्जिट करना ही आपके लिए इकलौता ऑप्शन है। अब एग्जिट करके टाटा स्टील में पैसा लगा दीजिए, बल्कि थोड़ा सा और पैसा लाके टाटा स्टील में लगा दीजिए। 1-2 साल का समय लगेगा, वहां पे पैसा डबल हो जाएगा, तो आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। तो इसको कन्वर्ट कीजिए टाटा स्टील में बाउंस बैक के बाद, और थोड़ा सा और पैसा डालिए, ताकि एवरेज इस टाइप से मिले कि टाटा स्टील जब 250 तक पहुंचे 1.5-2 साल में, तो आप लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में आ सके। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तरुण जी से बातचीत कर लेते हैं। तरुण जी हमारे साथ जोधपुर राजस्थान से हैं। तरुण जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं तरुण जी, क्या करते हैं आप? ठीक है सर, मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। शेयर बाजार में कब से निवेश कर रहे हैं? लगभग 7 बार हो गया सर। लगभग साल भर हुआ, यानी बहुत लंबा समय अभी नहीं हुआ जी, है। जी। तो अनुभव कैसा है सर अभी तक? वॉलेटिलिटी देख रहा हूँ सर, लगभग यही चल रही है इस ये टाइम। जिन लोगों ने 2-4-6 महीने साल बट भर के वही- अंदर पैसे लगाए हैं ना, उनको थोड़ा पेशेंस टेस्ट करता है। हाँ, उनको थोड़ा सा अभी जो है अच्छा अनुभव नहीं रहा है। अभी क्या प्रश्न है सर आपका, क्या सवाल है? सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 500 शेयर है एट द रुपीज 155, और एनबीसीसी के जी 155, 155 पे लिए हुए हैं। एनबीसीसी के जी 319 शेयर है एट द रुपीज 107। 107 107 सर, पे क्या नजरिया है? जी 107 लॉन्ग पे टर्म के पर्सपेक्टिव जानना लॉन्ग चाहता हूँ। टर्म, ठीक है सर। बजाज हाउसिंग फाइनेंस हाउसिंग क्षेत्र को लेकर के जो है बजट के अंदर भी अभी ऐलान हुए हैं, लेकिन जो कि कैपेक्स घटाया गया और उसकी वजह से ये जितने शेयर थे उनमें एक बड़ा दबाव देखने को मिला है। सर आपकी राय क्या रहेगी? 155 पे लिए हैं, 115 का भाव आ चुका है ऑलरेडी बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, लेकिन नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। नतीजे अच्छे रहे थे, प्रॉफिट में करीब 25-25.5% के आसपास की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई थी। आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए दोनों एनटीपीसी अगर आप देखेंगे तो एनटीपीसी में नीचे 309 का हमारा टारगेट था। एवर सिंस जब 420 पे ब्रेकआउट फेल हुआ था, तब से हम 309 की बात कर रहे हैं। 309 पे आके अब सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से एक भी डीपर पुल बैक नहीं था। तो इस बार लग रहा है कि 50 डे मूविंग एवरेज और स्विंग हाई 335-36 पे है, वहां तक पुल बैक ले सकता है स्टॉक। तो मेरे को 335 आते हुए दिख रहा है। क्या मैं बाई की सलाह दे रहा हूँ? तो मैं बाई की बिल्कुल नहीं सलाह दे रहा हूँ। एग्जिट करना चाहिए ऑन दी रैलीज। मेरे ख्याल से आप एनबीसीसी पूछे या उनका NTPC? सवाल एनबीसीसी पे था, ठीक है, आपने एनटीपीसी पे राय दी, बहुत अच्छी बात है सर।
दो सवाल थे इनके, पहले एक तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस और दूसरा एनबीसीसी। तो एनटीपीसी पे भी बहुत सारे सवाल आए हैं, लोगों को उत्तर मिल गए होंगे, लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे आपकी टिप्पणी जी। देखिए दोनों पे कर लेते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में एक कप एंड लोअर डिग्री चार्ट पे और डेली चार्ट पे फ्लैग पैटर्न बना है। जैसे ये स्टॉक 117 118 रुपए निकालता है, इसमें 130 रुपए तक की फटाफट ट्रेडिंग बाउंस आ जाएगा। तो किसी को अगर ट्रेडिंग के लिए लेना है तो 117 रुपए निकलने के बाद आप बाई कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 113 रुपए का और टारगेट रहेगा 130 रुपए का। बट अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो फिर छोड़ दीजिए स्टॉक को, आराम से 300 रुपए प्लस में बेच लेंगे। और एनबीसीसी मेरे को खराब लग रहा है, 2 दिन में ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ गिरा है। आज पुल बैक है, 50 डे मूविंग एवरेज 94.5 पे है, लग नहीं रहा इसको पार करेगा। करता है तो 100 रुपए तक पुल बैक दे सकता है, बट इवेंचुअली इन ऑल केसेस ये स्टॉक 81 रुपीज तक नीचे आते हुए दिख रहा है। पुल बैक लेके आए चाहे यहीं से गिर जाए, 81 रुपए आते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर 81 रुपए तक नीचे आ सकता है। तो ये जो है राय यहाँ पर निकल करके आती हुई आपके लिए। और इस बीच मयंक कथपालिया जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं सर मेरे पोर्टफोलियो में एक ही मिड कैप शेयर है एशियन टाइल्स, जो कि मैंने 75 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं। 600 शेयर मेरे पास हैं, अब 61 पे आ गया है। कह रहे हैं कब तक ये रिकवर हो पाएगा? बाकी सभी लार्ज कैप है मेरे पास, अदानी पावर, टाटा स्टील, रिलायंस जैसे शेयर मेरे पास हैं। तो सर इन्होंने ज़्यादातर लार्ज कैप में पैसे लगाए हुए हैं, होल्ड कर रहे हैं, लेकिन एशियन टाइल्स पे इन्होंने पैसे लगाए थे और उसमें अब थोड़ा सा इनको दर्द हो रहा है। 75 पे लिए थे, 61 पे आ गया। क्या रिकवरी की कोई उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है एशियन टाइल्स पे? देखिए सर, इतनी अच्छी हिंदी वो शायरी है नहीं मेरी, लेकिन वो कोई शायरी है ना, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद बात गुलिस्तां करने को, हर शाख तो पे एक ही उल्लू मिनट बैठा का- है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? जी सर बताइए। एक ही मिड कैप ने मतलब हालत खराब कर दी आपकी। अच्छा है कि आप बहुत सारे मिड कैप्स में नहीं फंसे हैं, क्योंकि इस समय मिड कैप वही उल्लू हैं जो पूरा गुलिस्तां बर्बाद कर रहे हैं। एशियन टाइल्स इसमें बाइंग क्लाइमेक्स बना था 2018 में, तो ये वन ऑफ दोज काउंटर है, एचईजी, ग्रेफाइट, स्टर्लिंग टूल्स, और उनके बाद एक एशियन टाइल्स भी जोड़ लीजिए। 375 380 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था। पिछले 2 क्वार्टर से रिजल्ट सुधरना स्टार्ट हुए हैं इतने साल बाद, मतलब 4 साल ये ले लीजिए, 3 साल वो ले लीजिए, 7 साल बाद। तो कुछ उम्मीद जग रही है, कुछ वॉल्यूम्स भी जगे हैं पिछले रैली में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको 6 महीने का समय दीजिए। स्टॉक कंसोलिडेशन जारी है, एक आध क्वार्टर का और रिजल्ट अगर इसी तरीके से ट्रिपल डिजिट आ जाता है, क्योंकि मैं दिसंबर की एक्सपेक्टेशन देख रहा हूँ ट्रिपल डिजिट की, और मार्च की एक्सपेक्टेड भी ट्रिपल डिजिट की दिख रही है। तो अगर ये दोनों रिजल्ट जैसे एक्सपेक्टेड है वैसे आ जाते हैं तो स्टॉक में एक तेजी 100-105 रुपए तक की आराम से डेवलप हो सकती है। तो आई वुड से कि आप दिसंबर का रिजल्ट देख के एक बार दोबारा पूछ लीजिएगा। अगर ट्रिपल डिजिट ईपीएस ग्रोथ आती है तो मोस्ट लाइकली फिर स्टॉक में 100 रुपए के टारगेट खुल जाएंगे। रिजल्ट मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में ही कभी आने हैं, तो बहुत ज्यादा आपको इंतजार भी नहीं करना। ठीक, चलिए तो अब सीधे चलते हैं यहाँ से पंजाब। स्वाति जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। नमस्कार स्वाति जी, कैसी हैं आप? पंजाब में कहाँ से बोल रही हैं? सर जलंधर से। जलंधर से बोल रही हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैम क्या करती हैं स्वाति जी आप? सर मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है मैम। और कब से ये शेयर बाजार में आपका इंटरेस्ट जगा और कैसे जगा शेयर बाजार के बारे में इंटरेस्ट? सर मुझे साल भर ही हुआ है अभी। अच्छा अच्छा, शेयर मार्केट में आए। तो आपके हस्बैंड ने आपको प्रेरित किया इसके लिए या खुद ही आपने सर्च किया इसके बारे में? नहीं, मेरे जिया जी करते थे। अच्छा, जीजा जी करते थे, चलिए बहुत अच्छी बात है। बताइए मैम क्या सवाल है आपका आज का? सर मेरे पास पावर ग्रिड है जी 318 पे, हुडको है 232 पे, और एनसीसी है 312 पे। एक दो डिस्कस कर लेते हैं। पावर ग्रिड आपने बताया किस भाव पे मैम? 318 पे। 318 पे पावर ग्रिड ले रखे हैं। और हुडको? हुडको 232 पे। हुडको 232 पे। चलिए इन दो पे बात कर लेते हैं जरा। पहले पावर ग्रिड पे बात कर लेते हैं। पावर ग्रिड में नतीजे अच्छे नहीं रहे, उसके बाद से कल हमने देखा कि पावर ग्रिड में थोड़ा पेन देखने को मिला था। अभी 283 284 के आसपास पावर ग्रिड ट्रेड करता हुआ आधे % के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है। सर क्या करना चाहिए? थोड़ा नुकसान में है, करीब 30-35 रुपये पर शेयर का नुकसान इनको यहाँ पर हो रहा है पर शेयर। नतीजे अच्छे नहीं रहे हैं, नतीजों के बाद अब क्या करना चाहिए यहाँ पर? सर देखिए, किसी विद्वान ने कहा था, तब मेरे को यकीन नहीं हुआ था कि
हर औरत को सबसे समझदार आदमी उसकी बहन का पति ही लगता है। आज ये प्रूव भी हो गया कि इनने अपने जीजा जी के कहने पे शुरू किया है, मतलब वो ज्यादा समझदार है, तो कहीं ना कहीं गलतफहमी मेरी भी दूर हो गई। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। ये है मतलब ऐसे ही लोग नहीं कहते, सेंस ऑफ ह्यूमर आपका भी कमाल का है सर। जी सर। धन्यवाद सर। जी 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 आगे लेकिन बढ़ो। महिलाओं से एक मेरी शिकायत रहती है कि कभी अपने आप को हाउस वाइफ ना कहें, आप अपने आप को होम मेकर कहें। होम मेकर इज ए फुल टाइम 24/7 जॉब। ये 24 घंटा सातों दिन चलने वाली वो नौकरी है जिसमें छुट्टी नहीं मिलती है। तो आप होम मेकर कहलाते हैं, हाउस वाइफ नहीं कहलाते हैं। बड़ा मुश्किल काम है जो आप लोग करते हैं। तीसरी चीज शेयर पे आ जाए। पावर ग्रिड खराब लग रहा है, फिलहाल पुल बैक कर रहा है। 273 का मेजर सपोर्ट था, यहाँ से पुल बैक कर रहा है। पुल बैक में डीपर पुल बैक रहेगा, ऊपर में 302 रुपए तक आ सकता है, बट वहां पे एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट लेग में जब ये 273 तोड़ेगा तो 217 रुपए तक की डाउन मूव इस स्टॉक में आराम से बन सकती है। मेरे को स्टॉक बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी एग्जिट नहीं करना चाहिए। बिना पुल बैक के नीचे आया है सपोर्ट तक, तो एक 300 रुपए तक पुल बैक करेगा। दूसरा हुडको, मेरे को याद है मैं पिछले बजट से बोल रहा हूँ 340 रुपए से कि निकल जाइए, आधा होगा 149 तक। 201 रुपए इसका मेजर सपोर्ट था, 5 बार वहां पे सपोर्ट ले लिया है। इवेंचुअली छठवीं बार में गिव अप करेगा और 149 तक आएगा। कहीं भी 210 रुपए 212 रुपए मिल जाए तो वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए। 149.75 के टारगेट दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये राय जो है हुडको के लिए निकल करके आती हुई, और साथ ही साथ आपको राय मिल गई होगी पावर ग्रिड को लेकर के भी। लेकिन आपने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण कही, और बात वो जो है वो बहुत पते की है कि वाकई में जो होम मेकर की भूमिका में तमाम महिलाएं होती हैं। और अंशुल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, आप लोगों के साथ बात कर पा रहा हूँ, निश्चिंत होकर के सलाह ये दे पा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि घर में पीछे कोई परिवार को और घर को कोई आप मजबूती के साथ देख रहा है, और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आप लोगों को समय दे पा रहे हैं, अपनी मेहनत कर पा रहे हैं। तो बड़ी भूमिका है महिलाओं की निश्चित रूप से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सवाल पूछते हैं, और अपने आप को जो है जितना ज़्यादा हो सके अगर आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा उन्होंने कहा कि होम मेकर कहिए, वाकई में होम मेकर ही हैं आप लोग। तो ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का रुख जो है वो करते हैं। हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने अपना प्रश्न भेजा है, आर सरकार के नाम से आईडी बनाई हुई है और व्हाट्सएप भी किया है इन्होंने, और वो इजराइल से इन्होंने अपना प्रश्न भेजा है और कह रहे हैं कि मैं अंशुल सर का बड़ा फ़ैन हूँ, मेरे पास पीएफसी और बीएचईएल टाटा मोटर्स। बहुत सारे सवाल हैं सर, बीएचईएल और टाटा मोटर्स डिस्कस कर लेते हैं अभी, क्योंकि एक पावर पे बात हो गई है, पावर ग्रिड पे। अभी पीएफसी रहने देते हैं, बीएचईएल और टाटा मोटर्स पे बात कर लेते हैं। कह रहे हैं दोनों में बहुत लॉस हो रहा है, क्या करूं, लॉस बुक करूं या होल्ड करूं? सर प्लीज़ आंसर दें। तो अंशुल जी आपके बड़े प्रशंसक हैं ये। पहले तो पीएफसी जो कि इन्होंने ले रखा है 492 रुपये के भाव पर, और दूसरा माफ़ कीजिएगा, पहले बीएचईएल में बात कर लेते हैं, पीएफसी रहने देते हैं। बीएचईएल 237 पे ले रखा है, टाटा मोटर्स 797। तो टाटा मोटर्स में अब दोबारा लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, क्या करना चाहिए सर? आज बीएचईएल में रिकवरी है, क्या सलाह रहेगी बीएचईएल को लेकर के? 206 पे चल रहा है और इन्होंने 237 पे ले रखे हैं। देखिए बीएचईएल में पिछले 39 डेज में 28% का करेक्शन है बिना किसी पुल बैक के। तो ये स्टॉक पुल बैक ले रहा है, ऊपर में 50% रिट्रेसमेंट और 50 डे मूविंग एवरेज दोनों 320 के आसपास है। तो 320 तक तो आ जाएगा, वहां पे रिव्यू करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट लेग में अगर ये 206 तोड़ता है तो 148 149 तक के टारगेट बनते हुए दिखेंगे। तो मेरे को स्टॉक बहुत पॉजिटिव नहीं लग रहा है। 220 रुपए के आसपास एक बार या तो दोबारा सवाल पूछ लें, या अगर वहां से गिरना स्टार्ट करता है तो फिर 215 के स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट कर लें। दूसरा टाटा मोटर्स हम 1065 से डिस्कस कर रहे हैं, 921, 850, 771 और 659। फिलहाल आज जो पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है वो ये दिखा रहा है कि जो एक भी डीपर पुल बैक नहीं आया था, तो इस स्टॉक में भी थोड़ा सा पुल बैक डीप हो सकता है। 736 का पहला लेवल लग रहा है और वो निकालता है तो 771 तक आ सकता है। वहां पे जिनके पास नीचे का लिया हुआ है वो प्रॉफिट बुक कर लें, और जिनके पास थोड़ा आसपास के रेट का आ जाए तो एग्जिट करें, क्योंकि नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में 659 आ जाएगा और फिर 659 पे जाके इस पे इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगी, जो थोड़ा समय लगेगा, चार्ट बनेगा, उसके बाद चलेगा। तो फिलहाल पुल बैक पे एग्जिट कीजिए, 659 पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मौका मिलेगा री एंटर करने का। तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। और चलिए इस बीच अगले सचिन शुक्ला जी कह रहे हैं का प्रश्न आया है। सचिन शुक्ला जी का प्रश्न गायब हो गया। एक तो बहुत तेज़ी से जो है
सवाल तेज़ी से आते हैं, सब सवाल तेज़ी से गायब हो जाते हैं। इस बीच जो है अगला प्रश्न जो हम ले रहे हैं, सचिन शुक्ला जी के द्वारा सवाल आ गया। सर इनका सवाल एक तो अदानी के ऊपर है और अदानी एनर्जी सोल्यूशन के शेयर इन्होंने ले रखे हैं। कह रहे हैं बिग फैन ऑफ अंशुल गुरु जी, तो गुरु माना हुआ है इन्होंने आपको अपना, और 818 पे अदानी एनर्जी सोल्यूशन के शेयर लेकर के बैठे हुए हैं। जानना ये चाह रहे हैं कि क्या अभी वेट करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए एक बार के लिए। देखिए बिल्कुल वेट करना चाहिए। इस स्टॉक में 764 रुपए से लेके 802 रुपए तक मल्टीपल रेजिस्टेंस है। नीचे के लेवल से 2 बार जो सेल ऑफ आया उसके एंकर वीवैप्स हैं, 10, 20, 50 डे मूविंग एवरेज है, यानी ये 30, 40 रुपए की रेंज इसके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। लेकिन जितने वॉल्यूम से पूरी गिरावट में बिल्कुल ड्राइड अप वॉल्यूम है और बीच बीच में अपडेट्स में ठीक ठाक वॉल्यूम आए हैं, तो मेरे ख्याल से किसी भी दिन जब कोई अच्छी न्यूज या कुछ एक इवेंट या कुछ इस टाइप का आएगा जहां पे स्टॉक एकदम से फटेगा और 800 का रेजिस्टेंस क्लियर करेगा, तो सीधा सीधा 1100 रुपए का टारगेट ओपन हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टॉक को होल्ड करके आराम से बैठिए। 1100 रुपए आपको मिलना चाहिए। मिड वे 869 पे रेजिस्टेंस आ सकता है, तो वो लेवल ध्यान में रखिए। बट ओवरऑल एक बार जहां 800 रुपए के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, 1100 रुपए का टारगेट खुलता हुआ दिखना चाहिए। ठीक। इस बीच पूनम उपाध्याय जी हैं हमारे साथ और पूनम जी जानना चाह रही हैं जुआरी के बारे में। जुआरी इन्होंने 250 के भाव पर ले रखे हैं और डॉनियर इन्होंने ले रखे हैं 170 के भाव पे। तो यहाँ पर इनका एक्सपोजर जो है वो थोड़ा सा टेक्सटाइल और बाकी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा है और कह रहे हैं काफ़ी लॉस में हूँ, अभी क्या करना चाहिए जुआरी के अंदर। अभी अगर हम देखें जुआरी इंडस्ट्रीज़ पे जो भाव देखने को मिल रहा है 1.5-2% ऊपर 290 के आसपास शेयर चल रहा है सर, और इन्होंने जो है 250 के भाव पर लिए हुए हैं। कहीं लॉस बुक करूं, लॉस कहाँ हो रहा है मैम? आपने 250 पे लिया हुआ है जुआरी और अभी आपको भाव जो देखने को मिल रहा है वो 290 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ तो लॉस नहीं है। डॉनियर में हो सकता है, अभी चेक कर लेते हैं। पर जुआरी पे आपकी राय क्या होगी सर? 250 पे ले रखा है सर। जुआरी दो है, एक जुआरी है, एक जुआरी एग्रो, एक जुआरी इंडस्ट्री। मेरे ख्याल से मैंने जुआरी लिया है जो 202 चल रहा है, 250 वाला। हाँ तब ये हो सकता है। जी सर, मैंने जुआरी इंडस्ट्रीज देखा था। जी सर बताइए। तो जुआरी में एक रेंज बनी हुई है, आपने रेंज के अपर एंड पे ले लिया है। 260 रुपए अपर एंड ऑफ द रेंज है, 180 लोअर एंड ऑफ द रेंज है। तो 180 के पास से चलना स्टार्ट किया है तो 240, 250 मिल जाएगा, बट वहां पे निकल जाइएगा। फ्रेश बाइंग कहीं भी करना है तो 180 के आसपास कीजिए या फिर 260 के ऊपर निकल जाने दीजिए, तो ब्रेकआउट आ जाएगा। तब दोनों केस में आपको बेहतरीन प्रॉफिट बनेगा। फिलहाल आपका रेट आएगा, वहां पे एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। दूसरा डॉनियर, ये वीकली चार्ट पे अपने मेजर सपोर्ट को टेस्ट कर चुका है। लगभग 90 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट था, 74 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट था, उसको रीटेस्ट कर लिया और पूरा पैटर्न 90 हफ्ते का हो गया। लास्ट वीक में हैमर कैंडल थी, मेरे ख्याल से स्टॉक में बॉटम लग गया है। यहाँ से 160, 180 तक चला जाएगा और 180 निकालने के बाद इसकी ट्रेजेक्टरी एकदम से जिसको कहते हैं जे कर्व वाली वो हो जाएगी। तो फिलहाल 160 और 180 के टारगेट लगा के इसको होल्ड करना चाहिए। जिसको फ्रेश बाई करना है वो फ्रेश बाई कर सकता है, बट अगर आप यूजुअली 100 शेयर खरीदते हैं तो 10 से ज्यादा मत खरीदिए, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में फॉल करता है। माहौल खराब है, चार्ट अच्छा है, तो इवेंचुअली क्या होता है, लास्ट में माहौल ही जीतता है। तो धीरे धीरे करके 160 आ सकता है, हो सकता है 110 का स्टॉप लॉस भी एक बार ट्रिगर कर दे। बट अगर प्ले करना है, एग्रेसिव प्लेयर है, तो कम क्वांटिटी से कर सकते हैं। चार्ट अच्छा लग रहा है। ठीक। सर BEL को लेकर के बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, तो BEL के साथ मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा मझगांव पे भी बात कर लें, क्योंकि ये वो शेयर हैं डिफेंस के, काफ़ी लोगों की पोजीशन फंसी हुई है। तीनों पे ही बात कर लेते हैं इनफैक्ट, अगर आप थोड़ा समय दे पाए तो। BEL, मझगांव और HAL जो कि 5.25% ऊपर है। BEL में रिकवरी है, 3.25% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मझगांव में भी आज रिकवरी देखने को मिल रही है। ये तमाम वो शेयर हैं जो कि सैटरडे को बजट के बाद तुरंत पिटे थे, कल भी अच्छी खासी पिटाई हुई, अब आज थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। ये रिकवरी क्या मतलब फ्रेश पोजीशन बनाने की कोई गुंजाइश कहीं पर दिखाई दे रही है, या फिर जिनके पैसे फंसे हुए हैं उनके लिए एग्जिट का रूट है, या फिर अभी वेट करना चाहिए? देखिए एग्जिट करना चाहिए। HL से स्टार्ट करते हैं। HL आपको याद होगा 5470 पे जब ब्रेकआउट फेल हुआ था, तब से हम 3 टारगेट डिस्कस कर रहे हैं, 3660, 3418 और 2905। 3660 आ गया है, वहां पे डबल बॉटम बना के बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। 4000, 4050 पे 50 डे मूविंग एवरेज है, वहां तक बाउंस बैक कर सकता है HL, बट वहां से जब गिरेगा तो सीधा 2900 रुपए तक के टारगेट अचीव करेगा।
मेरे हिसाब से अगर आपके पास है तो 4000 4050 की रेंज में एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। दूसरा स्टॉक मैस्टॉक, यहाँ पे फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आ रही है, थर्ड डे ऑफ सेलिंग है, एक आध दिन कंसोलिडेट या पुल बैक कर सकता है, बट इवेंचुअली 1915 1723 ये दो टारगेट आते हुए दिख रहे हैं, और ओवरऑल मेरे को ये स्टॉक 1189 रुपए आते हुए दिख रहा है, तो मैं एग्जिट की सलाह दे रहा हूँ। यहीं पे निकल जाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि पुल बैक का वेट करते करते कितने लोग पुल बैक आया नहीं और स्टॉक 50% नीचे आ गए। तीसरा बचा बीईएल, इसमें थोड़ा सा 267 का लेवल प्रोटेक्ट हुआ है, तो एक बार बाउंस बैक में 300 310 रुपए आ सकता है, बट वहां पे भी एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वीकनेस है इन स्टॉक्स में। ये सबसे कम वीक है इन ऑल पीएसयू, बट वीक है। 300 रुपए के आसपास फेलियर अगर मिला तो अब फिर 229 के टारगेट ओपन अप हो जाएंगे। जी चलिए, तो ये रहा यहाँ पर इन तीनों पे निकल करके आती हुई BEL, HAL, मझगांव डॉक के ऊपर जो है स्पष्ट राय आपको मिल गई होगी, जिन लोगों के भी सवाल लगातार आ रहे थे। लेकिन इस BEL पे आज हमने थोड़ी सी चर्चा सुबह भी की थी ब्रोकर बोले में। एक बार जरा स्क्रीन पर अगर दिखा दें कि वहाँ पर ब्रोकर्स की तरफ से क्या कुछ राय यहाँ पर निकल के आ रही है, तो वहाँ पर भी पॉजिटिव व्यू, थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू निकल करके आया था, लेकिन वो नज़रिया काफ़ी लंबी अवधि का निकल करके आ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल जो है दीपक सेठी जी का ले लेते हैं। और दीपक सेठी जी हमसे जानना चाह रहे हैं कोल इंडिया के बारे में। कह रहे हैं, हेलो विपुल सर, कोल इंडिया 434 शेयर ले रखे हैं इन्होंने, 406 रुपये के भाव पर ले रखे हैं, और कह रहे हैं कि निकल जाएं या फिर बने रहें। कोल इंडिया एक और PSU शेयर सर आपके लिए आ गया है। अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो 376 377 के आसपास चल रहा है, और इन्होंने जो ख़रीदा हुआ है वो चलिए इन्होंने इनकी खरीद का भाव 434 रुपये का है। क्या सलाह रहेगी सर? 406 माफ़ कीजिएगा। देखिए 406 अगर आपका खरीद का भाव है तो मान के चलिए कि 398 तक तो ये स्टॉक आ सकता है, एक एक्सपेक्टेशन है कि आ जाना चाहिए, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश है। 323 का टारगेट है। आपको याद होगा जब ये ब्रेकआउट फेल किया था 494 रुपए का, तब से हम दो टारगेट डिस्कस कर रहे हैं, 392 और 323। तो फिलहाल पुल बैक मोड में है, 398 400 जा सकता है, वहां से गिरेगा तो 323 आ जाएगा। चलिए, ये राय आपके लिए कोल इंडिया को लेकर के निकल करके आती हुई। सर सुजलॉन पे हमारे पास काफ़ी प्रश्न लगातार आ रहे हैं। सुजलॉन में अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या कोई गुंजाइश है रिकवरी की, खासतौर से जो लोग 85-75 के आसपास खरीद करके बैठे हुए हैं, और शेयर में काफ़ी करेक्शन आ चुका है। बीच में एक रिकवरी थी, 3 दिन लगातार अपर सर्किट लगाया शेयर ने, तो ऐसा लगा कि शायद इस रैली में ही 70 पार हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। बजट के बाद से फिर से दबाव में है, आज ऑलमोस्ट फ्लैट 56 रुपये के आसपास। सुजलॉन में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए पुल बैक इसलिए आया था कि 50 रुपए 60 पैसे का जो टारगेट हम डिस्कस कर रहे थे वो वर्टिकली अचीव हुआ था और हैमर बना था, तो मेजर सपोर्ट, टारगेट अचीव और वर्टिकल डाउन मूव, तीनों की वजह से वो ओवरसोल्ड हो गया था और इसलिए बाउंस बैक आया था। अब ये बाउंस बैक अगर 54-55 का लेवल नहीं प्रोटेक्ट करता है तो फिर ये स्टॉक 35 रुपए 50 पैसे तक गिर सकता है। मेरे को बहुत हाई लाइकली है कि ये चाहे पुल बैक दे के ऊपर, मतलब ऊपर 65 तक पुल बैक दे के नीचे आए या यहीं से ब्रेक डाउन दे दे। हाई लाइकली है, मतलब 80% से ज़्यादा चांस है कि 50 रुपए 60 पैसे तोड़ेगा और धीरे धीरे करके 35 रुपए 50 पैसे आएगा। तो मेरे को सुजलॉन में बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं है। और आपको याद होगा 65 के आसपास जब ये फ्लर्ट कर रहा था तब भी मैं बहुत डाउट में था कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। मैं तब भी ज़्यादा इंक्लाइन 50 रुपए 60 पैसे और 35-50 के टारगेट के लिए था। तो मेरा इंक्लिनेशन अभी भी वही है कि थोड़ा पुल बैक दे सकता है, बट इवेंचुअली 35-50 आ जाएगा। ठीक है, 35-50 काफ़ी नीचे के टारगेट दे रहे हैं सर आप। तो एक बार के लिए क्या करें, जो 75-80 वाले सवाल बहुत हैं हमारे पास, निकल जाए, नुकसान बुक कर लें 30 रुपये पर शेयर। सर एक बार दिल पक्का करके बुक कर लेना चाहिए। दिल पक्का करके एक बार नुकसान बुक कर लें। स्वाति मौर्य जी का सवाल आया है और कह रहे हैं, विपुल सर आपको देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। धन्यवाद स्वाति जी, हमें भी आपका सवाल लेकर के आपसे बातचीत करके बहुत प्रसन्नता हुई। कह रहे हैं इनके पास PTC इंडिया इन्होंने ले रखे हैं 188 पे, और NCC पर सवाल है इनका, जो कि इन्होंने 312 रुपये के भाव पर ले रखा है। अभी जो है ये एवरेज करना चाह रही हैं, कह रहे हैं एवरेज करें या ना करें, इसको लेकर असमंजस की स्थिति में है। आज 1.25% ऊपर 138-139 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है PTC पे। 50 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है सर पर शेयर, अभी क्या करना चाहिए? देखिए PTC इंडिया में 159 का टारगेट हम डिस्कस कर रहे थे बजट के बाद से, जब बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था
उसको कोई भी रेस्पेक्ट नहीं दिया, स्लाइड थ्रू करते हुए निकल गया। एकदम शॉर्ट टर्म में अगर आप देखिए तो कंटिन्यूअस करेक्शन था। जो लास्ट लेग ऑफ फॉल आई थी उसमें केवल 27 दिन में 30% गिर गया था। तो अब साइडवेज है, एक पुल बैक 151 तक आ सकती है, बट इवेंचुअली ये स्टॉक 121 और उसके बाद 100 रुपए तक आते हुए दिख रहा है। तो पुल बैक में कहीं भी 10-15 रुपए ऊपर मिल जाए, बेच के निकल जाना चाहिए। और दूसरा सर एनसीसी के ऊपर भी इनका प्रश्न है। यहाँ पर एक महीने पहले खबर आई थी कि मतलब एक महीने पहले क्या, चूँकि राकेश झुनझुनवाला की धर्मपत्नी जी का भी स्टेक यहाँ पर ठीक ठाक है और अभी कुछ दिन पहले कंपनी को एक ऑर्डर भी मिला है। अभी क्या करना चाहिए एनसीसी को लेकर के? बड़ा ऑर्डर था, करीब 15 दिन पहले शायद मिला, 500 करोड़ रुपए के आसपास। एनसीसी पे क्या करना चाहिए सर? देखिए, एनसीसी में एक डीपर पुल बैक आना था जो लास्ट वीक आ चुका है 228 के लेवल से 260 रुपए तक। 2 दिन में काफी तेज गिरा है, इसलिए एक पुल बैक बन रहा है। बट इवेंचुअली जब ये 228 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो 199 रुपए का मिनिमम टारगेट दिख रहा है। और अगर 199 प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो फिर टारगेट रिवाइज करेंगे। अभी से उन टारगेट्स के बात करने का मतलब नहीं है। बट 199 अगर टूटता है तो जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल चार्ट पे है वो 153 पे है। तो मेरे को 199 तो आते हुए दिख रहा है, हाई लाइकली टारगेट है। 199 पे आगे क्या करता है ये डिसाइड करेगा कि ये स्टॉक बेस बना के ऊपर चलेगा या ब्रेकडाउन देके 153 रुपए आएगा। तो फिलहाल 199 का टारगेट पकड़ के चलिए। 199 का टारगेट पकड़ के चलिए। बहुत सारी खबरें भी रहती हैं और खबरों के चलते हम देख रहे हैं काफ़ी सारे शेयर ऐसे रहते हैं जहाँ पे काफ़ी उतार चढ़ाव, काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है।